दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा और यहाँ से आपको कुछ शिक्षा भी मिलेगी इस कहानी के माध्यम से। और दोस्तों, इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, वो देख लेते हैं। कहानी का टाइटल है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो वर्ड मीनिंग को आप नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a cruel man killed a merchant for money। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब एक बार, अ क्रूअल मैन। देखिए, क्रूअल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रूर या फिर निर्दयी। जिस व्यक्ति के मन में दया ना हो, क्रूर हो, तो उसे क्रूअल कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? वंस अ क्रूअल मैन मतलब कि एक बार एक क्रूर आदमी ने किल्ड आ मर्चेंट। किल का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, जान से मार देना, मतलब हत्या कर दी। आ मर्चेंट एक व्यापारी की, मर्चेंट मतलब व्यापारी, फॉर मनी पैसों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ क्रूअल मैन किल्ड आ मर्चेंट फॉर मनी मतलब एक बार एक निर्दयी आदमी ने एक व्यापारी की पैसों के लिए हत्या कर दी। चलिए आगे देखिए। While he was trying to escape from the dead merchant's house। क्या मतलब हुआ? While का मतलब होता है दौरान, और इसका मतलब जबकि भी होता है, और यहाँ पर इसका मतलब है दौरान। तो while he was trying। और दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखते हैं जिसमें was वर्ग के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, जहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट कभी भी ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो इसके लिए वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज और वर, और हमेशा ही उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वाइल जब, ही वॉज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा था, टू एस्केप, एस्केप का मतलब होता है किसी जगह से बच निकलना या भाग जाना। जब वो कोशिश कर रहा था भाग जाने की, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस। डेड का मतलब हो गया मरा हुआ या मृतक, उस मृतक मर्चेंट, और यहाँ पर मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? जब वो कोशिश कर रहा था भाग जाने की, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस मतलब कि उस मृत व्यापारी के घर से। ही वॉज सीन। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का जब भी आप कोई वाक्य देखेंगे, जब भी वॉज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखें। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, और वॉज या वर और थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज सीन उसे देख लिया गया, बाय द मतलब कि द्वारा, बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली। यहाँ पर भी मर्चेंट के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, जिसका मतलब हुआ काके की, बाय द डेड मर्चेंट्स मतलब कि वो जो मरा हुआ या मृतक जो व्यापारी था, और फैमिली मेंबर्स उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस मतलब उस मृत व्यापारी के घर से, ही वॉज सीन उसे देख लिया गया, बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर्स मतलब कि उस मृतक व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। दे ऑल शाउटेड। दोस्तों, यहाँ ये जो दे है ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और तो दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और आप इसकी हिंदी नोट कर सकते हैं। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो क्या मतलब हुआ? दे ऑलवेज सब
शाउटेड, ये शाउट की सेकंड फॉर्म है शाउटेड, चिल्लाए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट का हो तो वहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य होगा, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, और वहाँ पर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। दे ऑल शाउटेड, वे सब चिल्लाए, एंड और अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर। क्या मतलब हुआ? अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, और क्राउड का मतलब भीड़, मतलब एक विशाल भीड़ या एक बहुत बड़ी भीड़। स्टार्टेड चेजिंग, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड मतलब करने लगे। चेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जब कोई किसी के पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए उसको चेज कहा जाता है। तो क्या हुआ? अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग, मतलब एक विशाल भीड़ स्टार्टेड चेजिंग मतलब पीछा करने लगी। द मर्डरर मतलब कि खूनी का। दोस्तों ये जो वर्ड है मर्डरर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कातिल, खूनी, जिस व्यक्ति ने हत्या या कह सकते हैं हत्यारा। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, मर्डरर। तो ये यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे ऑल शाउटेड, मतलब वह सब लोग चिल्लाए, एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर, मतलब कि एक विशाल भीड़ कातिल का पीछा करने लगी। चलिए आगे देखिए। द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी। दोस्तों ये जो वर्ड है ये रन आउट, ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द मर्डरर, जो मर्डरर था मतलब जो खूनी था या कह सकते हैं हत्यारा था, रैन आउट, ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन आउट, मतलब बाहर भाग गया, ऑफ द सिटी, शहर से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी, जो हत्यारा था वो शहर से बाहर भाग गया। चलिए आगे देखिए। सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही। ही रीच्ड अ रिवर, ये रीच की सेकंड फॉर्म है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है रीच, REACH। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं। रीच का मतलब होता है पहुंचना, ED लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? सून मतलब जल्दी ही। ही रीच्ड अ रिवर मतलब कि वो एक नदी के पास पहुंच गया। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। अ लॉयन केम टू अटैक हिम, क्या मतलब हुआ? सडनली एडवर्ब है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, मतलब अचानक। अ लॉयन मतलब एक शेर। केम, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम आया। टू अटैक हिम, उस पर हमला करने। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली अ लॉयन केम टू अटैक हिम, मतलब अचानक एक शेर उस पर हमला करने के लिए आया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री, क्या मतलब हुआ? द मर्डरर मतलब जो हत्यारा था, क्लाइम्ड अप, क्लाइम का मतलब होता है किसी चीज़ पर भी चढ़ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है CLIMB, क्लाइम, आप इसको नोट कर सकते हैं, और ED लगने के बाद ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर इसे सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। द मर्डरर क्लाइम्ड अप, जो हत्यारा था वो ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ड अप अ ट्री मतलब जो हत्यारा था वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये जो वर्ड है हियर, ये इसकी सबसे पहले आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सुन लीजिए। ये हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सुनना। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही हर्ड, उसने सुनी, क्या सुना? द रसल ऑफ लीव्स, तो क्या मतलब हुआ? द रसल ऑफ लीव्स। और दोस्तों ये जो वर्ड है RUSTL, ये आपको इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। पहली बात ये कि ये एक नाउन है। दूसरी बात ये कि जो ये जो वर्ड है RUSTL, इसमें जो T है वो साइलेंट है,
तो टी जो है पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रसल। और ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, सरसराहट, उसे रसल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स, मतलब कि उसने पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स, उसने पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। चलिए आगे देखिए, इसमें अब आगे क्या होता है, ही लुक्ड अबव, अबव मतलब ऊपर और लुक मतलब देखना, ये भी सेकंड फॉर्म है। ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, SAW। दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, तो सॉ का मतलब हुआ देखा। और दोस्तों ये जो वर्ड है इसको अधिकतर लोग सा प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो आप इसको सा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है सॉ, SAW। तो आप इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, अ लार्ज कोबरा, एक बड़े, लार्ज मतलब बड़ा, और एक लार्ज कोबरा को देखा। कोबरा आपको पता ही है, कोबरा एक सांप की प्रजाति होती है जो कि बहुत विषैला खतरनाक होता है, उसे कोबरा सांप कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, अ लार्ज कोबरा, एक बड़े कोबरा को। चलिए आगे देखिए, इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो क्या मतलब हुआ कि उसने कहाँ देखा, अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब कि ट्री के मतलब पेड़ की शाखाओं में। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, और ये ब्रांचेस तो होता है शाखाओं की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही लुक्ड अबव एंड सॉ, उसने ऊपर देखा और क्या देखा, अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की शाखाओं में एक बड़े कोबरा को देखा। चलिए अब आगे देखिए, इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है, और मैं आपको प्रोनाउन का मतलब भी बता देता हूँ। जब हम किसी के सब्जेक्ट के लिए जब किसी अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाउन, सर्वनाम। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप किसी एनिमल के लिए कोई सर्वनाम यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो एनिमल्स के लिए हमेशा ही इट का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी मेंशन करें, इस चीज़ को भी नोट करें। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज, तो यहाँ जो इट है वो सांप के लिए प्रयोग किया गया है। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डर, मतलब कि वो। और दोस्तों अबाउट टू का मतलब होता है, वॉज अबाउट टू का मतलब होता है जब किसी वाक्य में वाला था, वाली थी, वाले थे लगाना हो, तो वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पूरी ये जो आप शब्द देख रहे हैं वॉज अबाउट टू, ये पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बना सकते हैं इसको यूज़ करके, मैं पार्क जाने वाला था, तो क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू गो टू पार्क। तो आपको क्या करना है, वॉज अबाउट टू का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या, और ये हमेशा पास्ट के लिए होता है। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डर, मतलब कि वो हत्यारे को या कह सकते हैं खूनी को काटने वाला था। बाइट का मतलब होता है काटना। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डर, वो उस खूनी को, हत्यारे को काटने वाला था। देन फिर द मर्डरर, जो हत्यारा था, जम्प्ड इनटू द रिवर, और उसने क्या करा, उसने जंप कर दी। जंप का मतलब कूद गया, सेकंड फॉर्म में जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इनटू का यूज़ थोड़ा बताना चाहूँगा, मुझे लगता है थोड़ा ज़रूरी है, जो कि एक प्री पोजिशन है। देखिए जब भी कोई हम इस तरह का यूज़ करेंगे वर्ड, जैसे आप देख सकते हैं जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग नहीं किया गया। इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह प्रवेश करता है और वो पेनिट्रेट करते हुए जाता है, मतलब उस सतह को भेदता हुआ जाता है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए इस वाक्य में हम देख सकते हैं वो व्यक्ति उसने जंप की रिवर में, तो जाहिर सी बात है जब वो रिवर में, उस नदी में जंप करेगा, कूदेगा, तो वो पानी की सतह पर तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो पानी की सतह को चीरता हुआ पानी के भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इनटू का प्रयोग करना होता है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट किसी भी ऊपरी सतह को भेदता हुआ अंदर की तरफ जाता है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन द मर्डरर जंप्ड इनटू द रिवर, उसके बाद जो हत्यारा था वो नदी में कूद गया। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, क्या मतलब हुआ, बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, लेकिन अब जो है वो उसकी लाइफ का एंड था, मतलब समाप्ति थी। इट वॉज द एंड मतलब एंड था, समाप्ति थी, क्या था, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की नाउ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, लेकिन अब ये जो था उसके जीवन की समाप्ति थी, अंत था, या कह सकते हैं अंत था। एंड का मतलब होता है अंत।
द क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, जो क्रोकोडाइल्स थे मगरमच्छ थे, ऑफ द रिवर नदी के, टोर हिज बॉडी, ये टीयर की सेकंड फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है फाड़ देना, टोर हिज बॉडी टू पीसेस, उसके मतलब कि शरीर के जो हिस्से थे, बॉडी थी, उनको उन्होंने फाड़ दिया टुकड़ों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर, जो नदी के मगरमच्छ थे, टोर हिज बॉडी टू पीसेस, उसके शरीर को उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया। नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस, मतलब कि नेचर का मतलब वो कुदरत, जो प्रकृति थी, नेचर था, कुदरत है, हैड सर्व, उसने कर दिया था, क्या कर दिया था, जस्टिस को सर्व कर दिया था, मतलब न्याय दे दिया था, टू द मर्डरर, उस खूनी को। He had ended someone's life. He had ended someone's life. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो एंड का प्रयोग किया गया है, एंड का मतलब अंत होता है और एंड को वर्ब के रूप में ही भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है ख़त्म करना, अंत करना, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है ईडी। और दोस्तों जब भी हेड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि पास्ट परफेक्ट में हमारे पास सिर्फ सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और हेड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड एंडेड, उसने समाप्त किया था या अंत किया था, समवंस लाइफ, किसी के जीवन का, यहाँ समवन के बाद एपिस्ट्रोफ ऐसे मतलब कि किसी के जीवन का, सो इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, जो नेचर है, कुदरत ने उसकी जीवन को समाप्त कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैड एंडेड समवंस लाइफ, उसने किसी के जीवन को समाप्त किया था, सो इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, इसलिए कुदरत ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी का सार है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा आपने से स्टोरी में देखा था कि जो कातिल था उसने एक व्यापारी का खून किया और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अंत में कभी सांप से, लास्ट में वो सांप भी उसे नहीं काटा लेकिन वो पानी में गिर गया, जिसकी वजह से मगरमच्छों ने उसे मार दिया। तो जैसा हमने देखा कि कुदरत ने उसके साथ इंसाफ ही करा, तो यदि कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो कुदरत भी उसके साथ वैसा ही करती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।